एम एच अब्राहम की जो पहली टर्म है अब्सर्ड लिटरेचर, उसके बारे में पढ़ते हैं. The term is applied to a number of works in drama and prose fiction which have in common the sense that the human condition is essentially absurd and that this condition can be adequately represented only in works of literature that are themselves absurd. So, absurd लिटरेचर का यूज़ कहाँ गया है? ड्रामा में, प्रोज फिक्शन में यूज़ किया जाता है. और किस कंडीशंस को ये शो करता है? एडिक्वेटली वर्क्स ऑफ लिटरेचर दमसेल्फ अब्सर्ड, जो खुद में अब्सर्ड चीज़ें होती हैं उस चीज़ को लिटरेचर में दिखाने क्या आता है? अब्सर्ड लिटरेचर कहलाता है. बोथ द मूड एंड ड्रामेटर्जी ऑफ अब्सर्डिटी वर anticipated as early as 1896 in Alfred Jarry French play ऊबो रोई ऊबो द किंग. तो इसके मूड के बारे में बात की जाए तो फ्रेंच जारी का जो पहला इनका प्ले आया है, फ्रेंच प्ले ऊबो रोई ऊबो द किंग, ये 1896 में आता है. और ये एग्ज़ाम में आपके ऐसे सीरीज में पूछ लिया जाएगा. ठीक है कि मूड अब्सर्ड लिटरेचर का मूड क्या है. ठीक है, तो कहाँ से आया है? यू हैव टू नो दैट अल्फ्रेड जेरी का प्ले है, फ्रेंच प्ले है ऊबो रोई द किंग. The literature has its roots also the movements of expressionism and surrealism as well as the fiction written in the 1920s Franz Kafka, The Trial and Metamorphosis. इस मूवमेंट का जो रूट कहा जाता है, पहला है तो एक्सप्रेशनिज्म, इस मूवमेंट का रूट होता है. देन सरलिज्म होता है. उसके बाद जो रूट आता है एक फिक्शन होता है जो फ्रेंच काफ्का ने लिखा है 1920s के टाइम पे. फ्रेंच काफ्का लिखा है द ट्रायल एंड मेटामॉर्फोसिस. दिस इज़ आल्सो द रूट ऑफ अब्सर्ड लिटरेचर. अब्सर्ड मूवमेंट की लिटरेचर का ये रूट है. अब आगे आ जाते हैं द करेंट मूवमेंट यानी कि अब इस टाइम पे ये कहाँ इमर्ज हुआ था. ठीक है, ये कहाँ पे करेंट मूवमेंट में कहाँ पे ये इमर्ज हुआ था. यू हैव टू नो दैट however emerges in France after the horror of World War II. तो ये फ्रांस में इमर्ज होता है ये मूवमेंट जब वर्ल्ड वॉर सेकेंड का जो भयावह टाइम होता है ख़त्म हो जाता है, तो ये फ्रांस में इमर्ज होता है. ठीक है, एम एच अब्राहम में हमको वही पढ़ना है जो कि हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है. ओके, आगे आ जाते हैं. आफ्टर 1940s however there was a widespread tendency especially prominent in existential philosophy of men of letters such as Jean-Paul Sartre and Albert Camus. तो इसके वाइड स्प्रेड टेंडेंसी को कौन शो करता है? एग्जिस्टेंशियल फ़िलासफ़ी शो करती है. ये दोनों फ़िलासफ़ी किसके द्वारा दी जाती है? जॉन पॉल सार्टर एंड अल्बर्ट कामस के द्वारा. ठीक है, आगे आ जाते हैं. इस फिलॉसफी में इनका क्या कहना होता है कि टू व्यू अ ह्यूमन बीइंग एज एन आइसोलेटेड एग्जिस्टेंस who is cast into an alien universe, to conceive the universe as possessing no inherent truth, value, meaning, and to represent human life in its fruitless search for purpose and meaning as it moves from the nothingness whence it came toward the nothingness where it must end as an existence which is both anguished and absurd. यहाँ पे ये बताने की जीन पॉल सार्टर एंड कैल्विन कॉमस ये बताने की कोशिश करते हैं कि इस यूनिवर्स पे रहने वाले व्यक्ति अपने आप को एक एलियन की तरह प्रतीत करने लगते हैं और यहाँ पे एग्जिस्ट तो करते हैं लेकिन आइसोलेटेड होता है. दे आर आइसोलेटेड और उनका जो पर्पज़ होता है वो उसके लिए फ्रूटलेस सर्च करते रहते हैं. मतलब जो चीज़ें उनको मिलने नहीं होती है उस चीज़ के सर्च में लगे रहते हैं. ठीक है, तो इस चीज़ को यहाँ पे बताने की कोशिश करते हैं. आगे आ जाते हैं. एज अल्बर्ट कैमस सेड इन द मिथ ऑफ सिसिफस किसका वर्क है? आपका नेट एग्ज़ाम में आपके पूछ सकता है. तो मिथ ऑफ सिसिफस से कैमस का वर्क है. इसमें ये डेफिनेशन देते हैं कि इन अ यूनिवर्स दैट
is suddenly deprived of illusions and of light. Man feels a stranger. His is an irremediable exile. This divorce between man and his life, the actor and his setting, truly constitute the feeling of absurdity. दैट मीन्स इस यूनिवर्स में सडनली जो इल्यूजन आते हैं, भ्रम आते हैं, जिसकी वजह से और लाइट्स की वजह से मैन फील स्ट्रेंजर। इस मतलब चकाचौंध भरी ज़िंदगी में जब इंसान को ये फील होने लगे कि दैट इज़ दिस यूनिवर्स इज़ नॉट माइन, ओके, और वो अपने आप को इरमेडिएबल एग्जाइल समझने लगता है। दैट मीन्स कि ही इज़ थिंकिंग दैट कि आई एम नथिंग, मेरा इस संसार का हो ही नहीं। और दिस डाइवर्स बिटवीन मैन एंड हिज लाइफ, और ये जो अलगाव हो जाता है इस यूनिवर्स को अपना ना मानना और अपने आप को एक आइसोलेटेड जगह पे कर लेना, तो ये जो डाइवर्स होता है, जो अलगाव हो जाता है, द एक्टर एंड हिज सेटिंग, यही इसके एक्टर होते हैं एंड सेटिंग होती है। सेटिंग दैट मीन्स दिस इज यूनिवर्स एंड एक्टर द पर्सन हु इज़ बीइंग इन दिस यूनिवर्स, ठीक है। जब इंसान इस संसार से अपने आप को कोरिलेटेड नहीं समझता है, देन ही फील isolated, then he feel absurd, then he start living their life as an isolated person, truly constitute the feeling of absurdity। और ऐसी स्थिति आ जाती है तो कैसा फीलिंग होता है, फीलिंग ऑफ absurdity का फीलिंग आने लगता है। दैट मीन्स निरर्थकतावाद का फीलिंग आने लगता है। सो दिस इज़ द एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ योर फॉर योर एग्जामिनेशन ऑफ नेट TGT PGT, ठीक है। आप ये वर्क पढ़ते रहिए कि ये किसका वर्क है, मिथाप सिसिपस का है। इसके ऊपर एक क्लास के बाद हम इसके ऊपर क्विज भी लाएंगे। आपकी पूरी MS अब्राहम को मैं कंप्लीट करूँगी, डोंट वरी, ओके। as Eugene Ionesco, French author of The Bal Sparano 1949, The Lesson 1951, and other plays in the theatre of the absurd, has put it। यूजिन आयनेस्को एक फ्रेंच ऑथर हैं, उन्होंने 2 वर्क लिखे हैं, बाल स्पैरानो, द लेसन। उन दोनों में ये एब्सर्ड के बारे में बताते हैं। क्या बताते हैं, देखते हैं। cut off from his religious, metaphysical and transcendental roots। दैट मीन्स कि अपनी धार्मिक और आपकी मेटाफिजिकल और ट्रांसजेंडरल जो रूट है उससे आप कट ऑफ कर लेते हो, आप अलगाव कर लेते हो, जिसकी वजह से मैन इज़ लॉस्ट, इंसान अपने आप को खोया सा महसूस करता है। ऑल हिज एक्शंस बिकम सेंसलेस, और उनके जितने भी वर्क होते हैं वो सेंसलेस हो जाते हैं, ऑब्जर्व हो जाते हैं, यूजलेस हो जाते हैं। सो दिस इज़ द डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू यूजेन अबाउट थिएटर ऑफ अब्सर्ड, यू कैन से, ठीक है। नेक्स्ट ये यहाँ पे नीचे आयनेस्को बोलते हैं कि आयनेस्को आल्सो सेड इन कमेंटिंग द मिक्सचर ऑफ मूड्स इन द लिटरेचर ऑफ द अब्सर्ड। तो मूड का जो मिक्सचर होता है अब्सर्ड लिटरेचर में, उसको भी कमेंट करते हैं कि पीपल ड्राउनिंग इन मीनिंगलेस, लोग डूब जा रहे हैं निरर्थकतावाद में। कैन ओनली बी ग्रोटेस्क्यू, वो एक मजाक या हंसी का पात्र बनकर रह गए हैं। देयर सफरिंग्स कैन ओनली अपीयर ट्रैजिक बाय डरीजन, और उनकी जो सफरिंग है वो प्रतीत होती है ट्रैजिक और डरीजन टाइप का, ठीक है। दैट मीन्स कि दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट लाइन्स फॉर योर एग्जामिनेशन ऑफ TGT PGT एंड DSSB, यू कैन से नेट JRF के लिए। तो ये आयनेस्को का कहने का मतलब होता है कि इंसान अपनी खुद की वैल्यू को, एग्जिस्टेंस को खो दिया है। ही स्टार्टेड टू लिव इन आइसोलेशन, और उस आइसोलेशन की वजह से बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहा है, ठीक है। अब इसके जो मेन इम्पॉर्टेंट राइटर्स हैं उसको हम डिस्कस कर लेते हैं, जो कि आपके MS अब्राहम में बहुत अच्छे से दिया गया है। और आपके नेट JRF TGT PGT कोई सा भी एग्ज़ाम हो जाए, आपके क्वेश्चन यहीं से आने हैं, ओके। फर्स्ट राइटर इज़ सैमुअल बेकेट। 1906 से लेकर के 89 तक इनका टाइम पीरियड रहा है। अक्सर करके नेट में पूछा गया कि ये कहाँ के व्यक्ति हैं, ठीक है। तो यू हैव टू नो दैट ये ड्रामा में भी लिखते हैं और प्रोज फिक्शन में भी लिखते हैं। ड्रामा को भी लिखते हैं, प्रोज फिक्शन को भी लिखते हैं। और आयरिस लिविंग इन पेरिस, हु ऑफन रोड इन फ्रेंच एंड देन ट्रांसलेटेड हिज बुक इनटू इंग्लिश। तो ये आयरिस लिविंग है, रहते हैं पेरिस में,
फ्रेंच में लिखते हैं, लेकिन इसको बाद में ये इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं. His work Waiting for Godot 1954 and Endgame 1958. This both work is very important for absurd literature. ठीक है, 4-5 वर्क्स इनके बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि आपके एग्ज़ाम व्यू पॉइंट से इम्पॉर्टेंट है. तो यहाँ पे कैसे लिखा जाता है इसको हम पढ़ देते हैं. You will know that project the irrationalism, helpless and absurdity of life in dramatic form that reject realistic settings, logical reasoning or a currently evolving plot. Waiting for Godot presents two tramps in waste place, fruitlessly and all but hopelessly waiting for an unidentified person, Godot, who may or may not exist and with whom they sometimes think they remember that they may have an appointment. One of them remarked. ओके, सो यहाँ पे वेटिंग फॉर गोडो में एक इरेशनल और हेल्पलेस पर्सन का एक ड्रामेटिक फॉर्म में इसको के लाइफ, मतलब कि एक ड्रामेटिक पर्सन का लाइफ दिखाया जाता है, जो कि एक अननोन अनआइडेंटिफाइड पर्सन का वेट कर रहा होता है, दैट इज़ गोडो. आप जब प्ले पढ़ोगे, ड्रामा पढ़ोगे, यू विल नो दैट कि लास्ट तक वो वेट करता रहता है उस बेंच पे बैठ करके, बट नो बडी इज़ कम. तो यहाँ पे जब लास्ट तक कोई नहीं आता तो देन एक रिमार्क आता है. क्या रिमार्क आता है इसको देख लेते हैं. नथिंग 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 हैपन्स, नो बडी कम्स, नो बडी गोज, इट इज़ ऑफुल. कुछ भी नहीं होता, न तो कोई आता है न तो कोई जाता है. इट्स ऑफुल, ये कैसा है, ऑफुल है. दिस इज़ द रिमार्क व्हेन द टू ट्रैम्प्स इज़ वेटिंग ऑन दैट बेंच व्हेन यू रीड द वेटिंग फॉर गोडो. ठीक है, तो ये लास्ट में रिमार्क आता है कि कुछ भी नहीं हो रहा है, ना तो कोई आ रहा है ना तो कोई जा रहा है. तो दिस इज़ इफ़ योर लाइफ इज़ एग्जिस्टेड इन वन प्लेस and you are doing nothing, so your life will be boring. So this boredness is called absurdity. ठीक है, वो बोरनेस क्या होती है, आपकी absurdity कहलाती है. So you have to skill yourself in every way. तो कुछ बना के खाओ या फिर कुछ करो, कुछ ना कुछ आप करते रहो. Don't waste your time and don't sit and with relax. Okay, ये यहाँ पे इनका कहने का मतलब होता है. आगे क्या होता है, तो वो मतलब कि यहाँ तो मैं उपदेश का काम कर रही हूँ, बट यहाँ पे आपको वैसे ही देखना है कि यहाँ पे ऑफुल हो जाता है लाइफ, और यहाँ पे मत हो जाता है, बस एकदम बेकार सी ज़िंदगी रहती है. ठीक है, आगे है इनका जो सैमुअल बेकर का दूसरा वर्क है प्रोज फिक्शन में, बलून डाइस 1958 में आता है, द अननेमेबल 1916 में आता है. ये भी एंटी को रिप्रेजेंट करता है. वहाँ पे हीरो तो रहता है, बट दे आर नॉट डूइंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थिंग्स फॉर द सोसाइटी, फॉर हिमसेल्फ. ठीक है, कुछ भी नहीं करते हैं. दैट इज़ आल्सो कॉल्ड अब्सर्ड लिटरेचर, यू कैन से अब्सर्ड फ्लो. अब आगे जो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट वर्क है ये है कि फ्रेंच प्ले राइट होते हैं जो अब्सर्ड वर्ड फ्रेंच प्ले राइट जो जीन जेनेट होते हैं अब्सर्ड के लिए, वो अब्सर्डेंस को और डायबोलिज्म को कंबाइन करते हैं. तो आपके एग्जाम में सीधे सीधे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि अब्सर्डिज्म एंड डायबोलिज्म को कौन कंबाइन किया है. यू हैव टू नो दैट जीन जेनेट ने कंबाइन किया है. ठीक है, कुछ वर्क्स इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम व्यू पॉइंट से जो कि इम्पॉर्टेंट है, पूछे जा सकते हैं एंड पूछते हैं अक्सर करके. हिस्ट्री, अगर आप इनमें से ब्राह्मण पढ़ रहे हो तो हिस्ट्री के पर्सपेक्टिव से, टर्म के पर्सपेक्टिव से, आपके एमसीक्यूज़ के पर्सपेक्टिव से, हर तरफ से ये आपकी बुक हेल्प करती है आपको. ठीक है, तो ये जितना मैटर मैं पढ़ा रही हूँ सब एम.एस. अब्राहम की बुक से पढ़ा रही हूँ, ग्लासरी ऑफ लिटरेरी टर्म्स, जहाँ से आपके क्वेश्चन सीधे सीधे उठ के आते हैं. ठीक है, तो आगे हम कुछ मतलब कि राइटर के नाम लेते हैं. इंग्लिश मैन हेरोल्ड पिंटर, एक अमेरिकन बंदे हैं एल्बर्ट एल्बी. द प्लेस ऑफ टॉम स्टोपर सच एज रोजकिन एंड गिल्डेस्टन आर डेड 1966 में आता है. दिस इज़ आल्सो द अब्सर्ड प्ले. दिस इज़ आल्सो इम्पोर्टेंट फॉर टीजीटी पीजी एग्जामिनेशन. ठीक है, रोजनक्रांज एंड गिल्डेस्टन आर डेड. तो वो ये
मतलब कि किस प्ले में ये कैरेक्टर आए हैं, शेक्सपियर के किस प्ले में ये कैरेक्टर आए हैं. यू हैव टू आंसर इन कमेंट बॉक्स. ओके. ट्रेवेस्टीज़ भी इनकी इंपॉर्टेंट है टॉमस स्टोपर्ट की. इसमें भी ये फिलोसफिकल एंड करते हैं और अब थिएटर ऑफ ज़ट की खूब सारी डिवाइसेस को यूज़ करता है. ठीक है. अब आते हैं जो दूसरा आपको पॉइंट इसी अब्सर्ड में आता है, वो क्या है, ब्लैक कॉमेडी और ब्लैक ह्यूमर. ब्लैक कॉमेडी एंड ब्लैक ह्यूमर क्या होता है, जब आपकी किसी सीरियस प्ले में या फिर किसी सीरियस ड्रामे में, फिल्म में भी कोई कॉमिक कैरेक्टर, सीरियस टाइम में कोई कॉमिक कैरेक्टर आके मतलब कि कूद मारता है और उसमें कॉमेडी करने लगता है. सो दिस इज़ कॉल्ड द ब्लैक कॉमेडी और ब्लैक ह्यूमर. उस बंदे को बोल सकते हैं, ठीक है, वो ब्लैक कॉमेडी या फिर ब्लैक ह्यूमर का काम करता है. और वो प्ले कैसा होना चाहिए, किस टाइम पे आता है, वो कॉमेडी में नहीं आता, वो सीरियस सिचुएशन पे आएगा, हॉरिफाइंग सिचुएशन पे आएगा. लेट मी नो दैट. आपको ये बता देती हूँ कि ब्लैक कॉमेडी और ब्लैक ह्यूमर क्या होता है, बेलफुल, नेव एंड इनएप्ट करेक्टर होता है. ठीक है. इन अ फैंटास्टिक और नाइटमेरिश मॉडर्न वर्ल्ड प्ले में एंड देयर रोल इन व्हाट एनेस्को कॉल, और उनके रोल्स को एनेस्को क्या बोलते हैं, ट्रेजिक फॉर्स बोलते हैं. क्या कहते हैं, ट्रेजिक फॉर्स. ट्रेजिक फॉर्स क्या होता है, लेट नो, इन विच द इवेंट्स आर ऑफन साइमल्टेनियसली कॉमिक, हॉरिफाइंग एंड अब्सर्ड. तो ये जो कैरेक्टर आता है कहाँ पे आता है, एक ऐसे इवेंट्स में जहाँ पे बहुत ही कॉमिक भी सिचुएशन होती है, हॉरिफाइंग एंड अब्सर्ड सिचुएशन होती है. उस टाइम पे ये कैरेक्टर कूद मार रहा है, तो ये कहलाता है ब्लैक ह्यूमर या फिर ब्लैक कॉमेडी का एक पार्ट बन जाता है वो कैरेक्टर. ठीक है. इसी चीज़ को एनेस्को क्या बोलते हैं, ट्रेजिक फार्स. आपकी क्विज़ जो मैं प्रोवाइड करने वाली हूँ, इस पर कोई भी नहीं पढ़ाया है इस अमित अब्राहम को. क्विज बहुत ही बेनिफिटेड होगा आपकी किसी भी एग्ज़ाम के लिए. ठीक है. आपके इंग्लिश से टीजीटी पीजीटी नेट इंग्लिश से किसी भी एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा. सो यू हैव टू बी फोकस्ड ऑन द टॉपिक्स विच इज़ आई एम सेइंग दैट कि दिस इज़ इम्पॉर्टेंट टाइम, दिस इज इम्पॉर्टेंट टर्म. सो यू हैव टू फोकस ऑन इट. ओके. आगे आ जाते हैं. जो वर्क्स है, जोसेफ हेलर का कैच 22 1961 में आया है. टॉमस पिंचोन का 5 1963 में आया है. जॉन इरविंग का द वर्ल्ड कैप अकॉर्डिंग टू गार 1978 में आया है. ये सब क्वेश्चंस ऐसे पूछ लेते हैं, राइटर के नाम पूछ लिए या फिर वर्क्स के नाम पूछ लेते हैं, बोलते हैं 4-5 वर्क देंगे, कहते हैं इसमें से कौन सा अब्सर्ड ड्रामा नहीं है या फिर अब्सर्ड फिक्शन नहीं है या फिर अब्सर्ड लिटरेचर का पार्ट नहीं है. तो यू हैव टू नो दैट कि इसमें से कौन सा है. जब आप सारे शब्दों पे या फिर सारे वर्क्स पे आपका नज़र पड़ा रहेगा तभी तो आप बता पाओगे. सो दिस इज़ द अब्सर्ड लिटरेचर के बारे में मैंने आज आपको पढ़ाया है. इसके ऊपर जो क्वेश्चंस आएंगे अब इसके बाद आएंगे. ठीक है. थैंक यू सो मच. कीप वॉचिंग एंड डू सब्सक्राइब ऑन माई चैनल अगर आप न्यू हो. सो ताकि आपको सारी एम एच अब्राहम की चीज़ें आपके पास मिल सके. बहुत टफ बुक है और लोग इसको पढ़ा नहीं पाते या फिर बता नहीं पाते इसमें क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं. सो यू हैव टू नो दैट. ठीक है. आप इसको फोकसली पढ़िए. अब इसके क्विज़ मैं दूँगी, इसके वीडियोज़ दूँगी, आपको उसको भी देखना है. ठीक है. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.